निर्माण होता, और जब ऑर्गन का निर्माण नहीं होता तो क्या फिर यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता, और जब ऑर्गन सिस्टम का निर्माण ही नहीं हुआ तो क्या आपकी बॉडी का फॉर्मेशन संभव था या नहीं। अगर आपकी ये सेल ही हटा दी जाए तो क्या आपकी बॉडी का निर्माण संभव है, नहीं ना दोस्तों। तो देखिए, तो यहाँ पर यही तो कहा कि जो सजीवों की संरचनात्मक, मतलब कि जो सजीवों का जो शरीर का निर्माण है वो किससे हुआ है, कोशिका से मिलकर हुआ है। क्योंकि अगर हम इस कोशिका को हटा दें ना तो हमारी पूरी बॉडी का निर्माण ही नहीं होगा दोस्तों। इसलिए कहा गया है कि सजीवों की संरचनात्मक इकाई किसे कहा गया है, कोशिका को। और फिर हमने क्या कहा कि सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। अब क्रियात्मक क्या होता है, जिसे बोलते हैं हम फंक्शनल, इंग्लिश में फंक्शनल का मतलब होता है क्रिया करना। अब एक बात बताओ आप दोस्तों, आपने भोजन खाया, आपने क्या क्या खाया, ये हमारी सेल है यहाँ पर कोशिका, आपने क्या खाया, फूड। फूड खाने के बाद इस फूड का क्या हुआ, डाइजेशन। मैंने आपको बताया था ना डाइजेशन, लार्ज पार्टिकल का स्मॉल पार्टिकल में टूटना डाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, इसका डाइजेशन। जो आपने खाया था ना वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये डाइजेशन भी ज़रूरी था क्योंकि आपकी जो सेल का साइज है ना वो बहुत छोटा है, और आपके जो आपने खाया ना, जो आप खाते हो फूड लार्ज पार्टिकल के फॉर्म में खाते हो आप। किसी भी वस्तु को जो कार्य करने के लिए होता है वो एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि आपको बल्ब बालना है तो आपको विद्युत एनर्जी की आवश्यकता होगी, आपको गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारी बॉडी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी, हमें ऊर्जा सिर्फ फूड से ही तो मिलेगी, भोजन से। तो हम फूड खाएंगे, फूड खाने के बाद क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल में टूट जाएगा, और स्मॉल पार्टिकल के टूटने के बाद ये जो स्मॉल पार्टिकल टूटा है सेल के पास चला जाएगा स्मॉल होने के बाद। क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन नहीं हुआ ना दोस्तों तो फिर क्या है, ये हमारे कोशिका के पास नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि क्या है ना, जो हमारी कोशिका का साइज है वो बहुत छोटा है, और जो हमने खाया उसका साइज बहुत बड़ा। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास एक क्या है, कोई भी बर्तन मान लीजिए आप, या कोई भी गिलास मान लीजिए, इसको आप इस वक्त सेल का नाम दे दीजिए। ये कोई गिलास है आप सपोज कीजिए, ठीक है। हम इसमें क्या डाल रहे हैं, हम इसमें एक रसगुल्ला डाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, काफ़ी बड़ा ये वाला। इसके अंदर तो क्या बताइए, ये इसके अंदर आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो क्या करोगे, ये कैसे आएगा इसके अंदर, हम इसको क्या काम करेंगे, इसको तोड़ देंगे ना छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में, तब जाकर कुछ पार्ट इसका आ जाएगा इसमें। तो इसी प्रकार हमने डाइजेशन यहाँ पे क्यों हुआ, जो हमारा फूड था वो हमने स्मॉल पार्टिकल में लिया था, तो हमने क्या काम किया, उसको स्मॉल डाइजेशन के थ्रू स्मॉल पार्टिकल में आ गया। स्मॉल पार्टिकल होने के बाद वो हमारी सेल के पास पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, हमारी सेल के पास यहाँ पर पहुंचा, जिससे हमें क्या हुआ, एनर्जी मिली। ठीक है दोस्तों, अब हमें एनर्जी प्राप्त हुई किसको, कोशिका को। अभी इसको एनर्जी मिल गई यहाँ पर। अब जैसे इसको एनर्जी प्राप्त हुई, जैसे यहाँ पर सेल को क्या मिली, एनर्जी, ऊर्जा, यहाँ पर इसको ऊर्जा प्राप्त हो गई दोस्तों। ठीक है, कोशिका को। अब जैसे यहाँ पर कोशिका को ऊर्जा प्राप्त हुई तो हमने क्या कहा, ग्रुप ऑफ कोशिका, ग्रुप ऑफ कोशिका क्या है, यहाँ पर एनर्जी प्राप्त हुई तो फिर यहाँ पे किसको मिली एनर्जी, ऊतक को। और जैसे ऊतक को एनर्जी मिली तो यहाँ पर फिर किसको एनर्जी मिली, अंग को। और जैसे यहाँ पर अंग को एनर्जी मिली तो फिर यहाँ पर किसको मिली, अंग तंत्र को, मतलब आपकी पूरी जो अंग तंत्र है उसको एनर्जी मिली। और जैसे आपके पूरे अंग तंत्र में एनर्जी क्या है, एनर्जी पहुंच गई, तो इसी प्रकार क्या है, आपकी पूरी बॉडी कार्य करने लगी। ठीक है दोस्तों, आपकी पूरी बॉडी क्या है, कार्य करने लगी। अब देखिए दोस्तों, यदि आपकी कोशिका को ही क्या एनर्जी प्राप्त नहीं होती तो क्या आपकी बॉडी कार्य कर सकती थी, नहीं ना। क्योंकि कोशिका को सबसे पहले एनर्जी प्राप्त हुई, उसके बाद किसको प्राप्त हुई, ऊतक को, उसके बाद किसको प्राप्त हुई, अंग तंत्र को, उसके बाद किसको प्राप्त हुई, ऑर्गन सिस्टम को। तो देखिए दोस्तों, तभी तो कहा गया है कि सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम, कोशिका। ठीक है, क्या कहते हैं हम, कोशिका। कि यदि कोशिका ना हो तो क्या आपके शरीर का निर्माण हो सकता है, क्या आपकी शरीर की क्रिया हो सकती है, नहीं ना। तो इसलिए कोशिका को क्या कहा गया है, आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट, आपके शरीर की क्या कहा गया है,
संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा गया है कोशिका को। क्यों? क्योंकि सेल से ही आपकी बॉडी का निर्माण होता है और सेल से ही आपकी पूरी बॉडी कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोशिका की परिभाषा दीजिए या तो आ सकता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका की परिभाषा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो आप क्या कहोगे? कोशिका की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को। ठीक है, हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को। हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा था, ये ध्यान रखना कि हमारे शरीर की फंडामेंटल यूनिट किसे कहा जाता है? हमारे शरीर की जो फंडामेंटल यूनिट होती है ना, मतलब कि बेसिक आधार, हमारे शरीर की जो फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल यूनिट किसे कहा जाता है? वो भी कोशिका को ही कहा जाता है। मतलब कि हमारे शरीर का कोशिकीय, हमारे शरीर की जो क्या आधारी इकाई है वो किसे कहा जाता है? मतलब कि जिससे हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है ना, उसे बोलते हैं हम आधारीय इकाई। हमारे पूरे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? यहाँ पर कोशिका से हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? हमारे शरीर की फंडामेंटल यूनिट किसे कहा जाता है? कोशिका को। हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को। हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना आप। आई होप, मुझे आशा है कि दोस्तों जो मैंने आपको पढ़ा आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं, डिस्कवरी। जो कोशिका की खोज थी वो दोस्तों रॉबर्ट हुक था, एक साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ये एक कॉर्क टिश्यू की में की थी। कॉर्क टिश्यू होता है एक, इसे हम काग भी बोलते हैं, काग, कॉर्क टिश्यू को। अब देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि कॉर्क टिश्यू क्या होता है। कॉर्क टिश्यू क्या होता है? एक प्लांट होता है, ये प्लांट है हमारे पास। इसका जो तना होता है ना, ये बाहर का तना, स्टेम भी बोलते हैं हम इसको। इसके जो स्टेम की जो सबसे बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है? हमारी मृत कोशिकाएं होती है, डेड सेल। मृत कोशिका होती है जो हमारी डेड सेल होती है, वे ये बहुत सारी डेड सेल मिलकर क्या बनाती है? एक मोटा स्तर होता है। क्या होता है? एक मोटा स्तर होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? कॉर्क टिश्यू। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज की थी इसकी कोशिका की, किसके अंदर? कॉर्क टिश्यू के अंदर। इन्होंने क्या देखा? इस कॉर्क टिश्यू में ये एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इस प्रकार से, इसमें कुछ इस प्रकार से देखा था माइक्रोस्कोप की सहायता से। लगभग 1665 ईस्वी में इन्होंने देखा इसको कॉर्क टिश्यू में। इस प्रकार इसमें कुछ सेल पड़ी हुई थी, डेड सेल, जिन्होंने इसे क्या कहा? कोशिका का नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट हुक को, कॉर्क टिश्यू के अंदर। इसमें क्या क्या? मृत कोशिका की खोज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की? और नंबर दूसरा क्वेश्चन होता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी। यहाँ से दोस्तों दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो की थी रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। ये जो कोशिका की खोज है ना, ये हुक, यहाँ से ध्यान रखना। हुक मतलब ये जो क्या है ना, ये
क्योंकि के भी सी क्या आवाज़ देता है और यहाँ सेल भी क्या आवाज़ देता है, तो इससे आप इसको मैच कर लेना। ठीक है दोस्तों, क्या है, सी भी आगे क्या आवाज़ दे रहा है, हुक भी। तो आप ध्यान रखना रॉबर्ट हुक, सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि जो न्यूक्लियस की खोज की थी वो किसने की थी। न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक, न्यूक्लियस होता है केंद्रक। इसमें बहुत से बच्चे क्या है ना रड़ जाते हैं, क्या होता है इसमें, उसका होता है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये ध्यान रखना आप, यहाँ पर लास्ट में एन आ रहा है और इसमें न्यूक्लियस में शुरू में एन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, तो यहाँ रॉबर्ट हुक्स ने। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और इसमें, वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हो गई मृत कोशिका के बाद और सर्वप्रथम कोशिका की खोज। एक क्वेश्चन होता है जो लिविंग कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी, लिविंग कोशिका, जिसको हम बोलते हैं जीवित कोशिका। लिविंग कोशिका की खोज किसने की, ये की थी एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने। किसके अंदर की थी ये की थी अनियन सेल में। अनियन का मतलब क्या आता है, प्याज की जो कोशिका होती है ना उसके अंतर्गत। और प्याज की कोशिका में कहाँ गई, ये की थी रूट टिप। आपने शायद देखा होगा रूट टिप, प्याज तो खाया होगा आपने। प्याज के अंदर क्या है ना धागे से होते हैं ना इस प्रकार से, नीचे की साइड आपने देखा होगा है इस प्रकार छोटे छोटे वाइट कलर के धागे होते हैं ना, तो इस हिस्से को बोलते हैं हम रूट टिप। इसके अंतर्गत क्या है, यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज की थी किसने, एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने, अनियन प्याज की कोशिका में। और फिर एनिमल सेल की खोज कहाँ पर हुई, एनिमल की जो लिविंग सेल की खोज, एनिमल लिविंग सेल की खोज भी किसने की थी, एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने। एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने ये किसके अंतर्गत की थी, ये की थी आपके दांतों के सेल के अंतर्गत, टीथ, जो टीथ की सेल्स होती है ना उसके अंतर्गत खोज की। एनिमल लिविंग सेल की खोज, जंतु कोशिका की, जीवित कोशिका की। दोस्तों ध्यान रखना आप, यहाँ से क्वेश्चन कभी आप, ये तो है प्लांट की जो लिविंग सेल की खोज की थी किसने की थी, एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने। सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका की खोज हुई ना वो किसके अंतर्गत हुई, प्लांट के अंदर। किस प्लांट के अंदर, प्याज के प्लांट के अंदर। ठीक है दोस्तों, किसने की थी, एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने। और जंतु कोशिका के अंदर जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने। किसके अंदर, दांतों की सेल के अंदर। ठीक है दोस्तों, सिर्फ यहाँ से 2 क्वेश्चन है। अब हम कुछ की पॉइंट से इस सेल के वे जान लेते हैं, इसके बाद आपका सेल खत्म हो जाएगा। इससे कुछ की पॉइंट्स है में लिख लीजिए आप। लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है संसार। संसार में सबसे बड़ी कोशिका किस जंतु की है, तो किसकी है, ऑस्ट्रिच सेल। ऑस्ट्रिच कोशिका मतलब कि जो शुतुरमुर्ग होता है ना, शुतुरमुर्ग की जो कोशिका उसकी सबसे बड़ी सेल होती है संसार के अंदर। और स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, ये होता है हमारा एक बैक्टीरिया होता है, इसमें बैक्टीरिया सेल होती है, इसमें एक माइकोप्लाज्मा गैलस्पेक्टम, माइकोप्लाज्मा गैलस्पेक्टम। एक होती है कि लार्जेस्ट
एंड लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तथा सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? वो है हमारा जो ब्रेन सेल होती है हमारी, ब्रेन सेल के अंतर्गत कौन सी होती है? नर्व सेल, नर्व सेल, नर्व कोशिका होती है दोस्तों यह। और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों स्पर्म। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या दोस्तों? देखिए स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये दोस्तों क्या है? यहाँ पे स्पर्म नहीं है, यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे आरबीसी। एक क्वेश्चन हो रहा था इसमें कि स्मॉलेस्ट गैमेट सेल, ये होता है आपका स्पर्म। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकता है किसी एग्ज़ाम के अंदर कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी और हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म भी होता है। बहुत से एग्ज़ाम के अंदर आप देखते हैं कि क्या सबसे छोटा वहाँ पे आरबीसी ऑप्शन नहीं होता और वहाँ पे क्या होता है? स्पर्म होता है। देखिए दोस्तों ये हमारे शरीर की सबसे छोटी गैमेट सेल्स है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? टिक लगाना है यहाँ पे। यदि ऑप्शन में क्या हुआ? यदि ऑप्शन में आरबीसी हुई तो वहाँ पर आरबीसी सही होगा, सबसे छोटी हमारे शरीर की कोशिका है। और यदि वहाँ पे क्या हुआ? स्पर्म हुआ तो वहाँ पे सबसे छोटी सेल कौन होगी? स्पर्म। ठीक है दोस्तों। और यदि ये दोनों ही आ जाए ना तो वहाँ पर आपको आरबीसी को प्राथमिकता देनी है क्योंकि ये गैमेट सेल है हमारे शरीर की, ये गैमेट सेल है। ठीक है। यदि ये दोनों आ जाए ऑप्शन में तो क्या होगा? हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो आपको प्राथमिकता आरबीसी को देनी है, इसमें ध्यान रखना बात। ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये टिक करना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा सेल का सभी पार्ट खत्म होगा। अगली क्लास में हम सेट के जो कोशिका होती है हम उसके क्या कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, उसके उत्पाद पढ़ेंगे। मतलब कोशिका के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स होता है और प्लास्टिड होते हैं। इनके क्या कार्य होता है? जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है जो कोशिका का, किसे कहा जाता है? हमारी कोशिका का क्या जो किचन जो पावर हाउस होता है वो किसको कहा जाता है, उसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आई होप मुझे आशा है कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो आपका सभी डाउट क्लियर हो चुका होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। ओके बाय, थैंक यू दोस्तों।